हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जॉन्स रिडबर्ग ने जो लाइन एमिट हुई थी उनके वेव नंबर की कुछ कैलकुलेशंस दी थी, जिसके ऊपर लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज का एमिशन शो किया गया था। अब नील बोहर की अगर हम सेकंड एजम्पशंस देखें तो नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन फिक्स्ड एनर्जी पाथ में रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर एनर्जी शेल में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर से, उसकी शेल की प्रेजेंस से इन सीरीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नील बोहर ने कंसेंट्रिक शेल्स के बारे में बात की। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये हमारे एनर्जी शेल्स दिखाए गए हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब हमने सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखा और हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फर्स्ट शेल से हायर शेल्स में चले गए। अब गिवन सैंपल ऑफ एटम में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वेरियस हाइड्रोजन एटम्स के बहुत सारे, हो सकता है फर्स्ट से सेकंड में चले गए हों, किसी में थर्ड में, किसी में फोर्थ में, हो सकता है बहुत हायर शेल्स में चले गए हों। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हायर शेल्स में एग्जिस्ट करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने हायर से लोअर शेल में आएंगे तो हमारे पास वेरियस पॉसिबिलिटीज होंगी। इलेक्ट्रॉन कैन जंप डायरेक्टली टू ग्राउंड स्टेट, electron can jump from higher to the next lower in between and then to the ground state in the successive stages। तो सीरीज को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें पहले लेमन सीरीज से, तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल के अंदर आता है, कहाँ से? सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में एंड सो ऑन फ्रॉम द हायर शेल्स। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगी, दैट वाज स्टडीड बाय लेमन एंड वी ऑब्टेन लेमन सीरीज। सो दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ लेमन सीरीज वाज गिवन। बामर ने क्या कहा था? जो फॉर्मूले में रखा था N1 और N2 को उसने 2 एंड N रखा था। तो यहां पर बच्चों अब हाइड्रोजन एटम के मॉडल से जो निष्कर्ष निकला कि द इलेक्ट्रॉन विल फाइनली जंप टू सेकेंड शेल फ्रॉम द हायर शेल्स, थर्ड से सेकेंड में, फोर्थ से सेकेंड में, फिफ्थ से सेकेंड में एंड सो ऑन। और ये बच्चों मैंने यहाँ पर कलर्ड लाइन दिखाई हैं, यानी कि जब सेकेंड शेल में फ्रॉम द हायर शेल इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो लाइट विजिबल रीजन में होती है। और ये सीरीज ऑब्जर्व की थी बामर ने, therefore it is called as Balmer series। And in the same way, from the higher shells, when the electron jumps to the third shell, the series thus obtained, that is called as Paschen series। और ऐसे ही जब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में आता है, then it is called as bracket series। And when the electron comes from higher, the hydrogen atom, किससे? नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम को जो एज्यूम किया उसके हिसाब से इन सीरीज का ये एक्सप्लेनेशन था। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा और अगर हमने एनर्जी सप्लाई की तो लोअर से हायर में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो कितनी एनर्जी की वेव एमिट करेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। उसकी एनर्जी जो होगी दैट विल बी द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू लेवल। तो वो हम बच्चों कैसे निकालेंगे? जैसे ये एनर्जी का फॉर्मूला है RH/n², और अगर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें उन दो लेवल का एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो दो लेवल्स का डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा E
इज इक्वल टू माइनस आर एच बाय एन फाइनल का स्क्वायर, ये माना फाइनल शेल की एनर्जी है, माइनस में आर एच डिवाइड बाय एन इनिशियल का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो द एनर्जी विल बी आर एच 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, विच इज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी. This energy will release when electron jumps from higher to lower level and will be absorbed when electron shifts from lower to higher energy level. अगर बच्चों हमें ये निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर या लोअर से हायर में जाएगा वो किस फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, तो इस एनर्जी की वेव को हम अगर कन्वर्ट करें कि वो किस फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी एनर्जी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट। तो ये बच्चों हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये डेल्टा E आ ही गया है, इसको प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करें, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। बच्चों ये प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू होती है। 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर, इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर आता है बच्चों 3.29 इंटू 10 की पावर 15। 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर। और बच्चों फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और ऐसे ही बच्चों एक और इंफॉर्मेशन हम इस वेव के बारे में निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर जिसको न्यू बार से दिखाते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और ये हमारा न्यू बाय सी होता है क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इस तरीके से 1 बाय लैम्डा इज न्यू बाय C। और बच्चों ये न्यू की वैल्यू आ चुकी है, ये पूरी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, इसको हमें सिर्फ C से डिवाइड करना है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर 1 बाय माइनस में 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर। तो ये बच्चों आया वेव नंबर। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो आंसर आता है 1.09677 इंटू 10 की पावर 7, 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर। और बच्चों इसकी यूनिट यहाँ पर है पर मीटर। अगर हम इसको सीजीएस में ही लें तो ये 109,677 होगा। ये 10 की पावर 7 उस केस में नहीं होगा, ये डेसिमल यहाँ नहीं होगा। इन सेंटीमीटर इट विल बी 109,677 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस में 1 बाय एन एफ स्क्वायर। तो बच्चों हमने एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकाला। अगर हमारा फाइनल लेवल बड़ा होता है इनिशियल से, फाइनल ऊपर है, इनिशियल हमारा नीचे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो टर्म आएगी ये हमारी आएगी, पैरेंथेसिस में जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इन जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। और अगर
फाइनल लेवल जो है छोटा हुआ, यानी इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे है, तो ये जो पैरेंथेसिस में वैल्यू आएगी दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल इंडिकेट कि एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। और बच्चों जो हमने ये एक्सप्रेशंस निकाले, ये एक्सप्रेशंस सारे के सारे बिल्कुल सिमिलर थे। कौन से सिमिलर थे? जो रेडबर्ग ने डेराइव किए। रेडबर्ग ने जो डेराइव किए थे उसने तो कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिए थे। उन एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से उसने कुछ कैलकुलेशंस की थी जो कि इस बोहर्स के एटम के अंदर एग्जैक्टली फिट हो गई। जो भी हम इसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं, हर एक स्पेक्ट्रल लाइन एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है। अब बहुत सारे अगर हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, और बहुत सारे पॉसिबल डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगे तो हमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस वेवलेंथ का फोटोन बहुत सारा निकला है। मींस इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर वेव is proportional to the number of photon of particular wavelength increased released। जैसे अगर मैं कहूं कि रेड कलर बहुत आ रहा है, जैसे यहां पर मैं इसको ये मान के चल रहा हूं, यानी कि इससे इस शेल में, थर्ड से सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसके नंबर ज्यादा हैं, एंड दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ वेव एमिटिंग आउट इज मोस्ट, सो इट्स इंटेंसिटी विल बी हायर एट दैट टाइम। तो बच्चों हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े, एक बार रिकैप्चुलेशन, इसको आप बच्चों नोट कर सकते हो। ये फॉर्मूले में एनर्जी ऑफ nth शेल जो दिखाया गया है, ये हमारा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना होगा? 1 जूल पर एटम। एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला हमने। यहाँ पर बच्चों हमने डेराइव किया एनसीईआरटी में जिस हिसाब से दिया हुआ था इनिशियल और फाइनल। आप बच्चों चाहें तो N1 N2 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो N2 है इसको आप हायर ले लो और N1 वाले को लोअर ले लो, जिससे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर गया है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और जब ऊपर से नीचे आया है तो एनर्जी रिलीज हुई है। तो बेसिकली इनिशियल फाइनल लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कई बार कैलकुलेशंस में जब हम करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एनर्जी नेगेटिव आती है तो उसको हम कंटिन्यूएशन में वेवलेंथ निकालते हैं और वेवलेंथ नेगेटिव आती है। तो शायद वेवलेंथ नेगेटिव से यहाँ पर कोई आंसर हमें अभी नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वो नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट इतना ही इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एमिटिंग आउट और दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो वो साइन कन्वेंशन हम अपने माइंड में भी रख सकते हैं, और इस तरीके से N2 को हायर और N1 को लोअर लेकर we'll always get this energy value positive, and this we have to keep in mind कि whether the energy is absorbing or emitting। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला 3.29 इंटू 10 की पावर 15 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर हर्ट्ज। फिर वेव नंबर का निकाला बच्चों हमने, एंड आफ्टर दैट ये दोनों लिखे हैं बच्चों पर सेंटीमीटर में 109677 लिया यहाँ पर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस में 1 बाय n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मगर जब मीटर में होगी पर मीटर में तो ये पॉइंट है यहाँ पर 1.09677 इंटू 10 की पावर 7, और पैरेंथेसिस में वही 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस में 1 बाय n2 स्क्वायर पर मीटर। दिस फॉर्मूले वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, z एटॉमिक नंबर है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा और किसी भी आयंस के लिए उसका एटॉमिक नंबर फीड करेंगे, बट दिस रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल है। 52.9 न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम पिकोमीटर में आंसर निकालेंगे, और अगर नैनोमीटर में है तो इट विल बी 0.0529।
अभी हमने बच्चों बहुत सारी पॉसिबल ट्रांजिशन पढ़ी। जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं कि बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती हैं। जैसे फिफ्थ से आया हो सकता है, पहले वो फिफ्थ से फोर्थ में आए, फिर फोर्थ से थर्ड में आए, थर्ड से सेकंड में आए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि फिफ्थ से पहले थर्ड में आए। तो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं वो है बच्चों n2 माइनस n1, और ब्रैकेट में फिर से n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये हमारा बच्चों n2 हायर लेवल है और n1 लोअर लेवल है। अगर हमारा n1 जो लोअर मोस्ट लेवल है वो फर्स्ट हो यानी ग्राउंड स्टेट हो और हायर n हो तो यही फॉर्मूला n n-1/2 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।